नई बहू का जादुई लहंगा, चूड़ी, सैंडल। देखो बहन जी, अक्षत मेरा इकलौता बेटा है जिसकी शादी से मेरे आंखों में सैकड़ों अरमान बंधे हैं। वैसे तो आपकी बेटी बानी हमें पसंद है, मगर हमारी कुछ मांगे हैं। दहेज में 2 लाख रुपए कैश, 1 तोले सोने की चेन, अंगूठी और मेरे बेटे के लिए एक बुलेट बाइक। और हाँ, बैंकेट हॉल में बारातियों का स्वागत। बस सिर्फ इतना। लालची लीलावती की बड़ी मांग सुनकर बानी की गरीब माँ तुलसी बोलती है। मगर बहन जी, मैं गरीब माँ इतनी बंदोबस्त कहाँ से करूंगी? वो आप देखिए। और अगर दहेज का बंदोबस्त नहीं हो सकता है तो फिर अपनी बेटी का घर बस्ता देखने के अरमान को मिटा दीजिए, क्योंकि दहेज लेना तो रजवाड़े के जमाने से चला आ रहा है। और आज के महंगे दौर में बगैर दहेज के शादी के गाजे बाजे नहीं बजते। लीलावती की चिकनी चुपड़ी बातें गरीब मजबूर माँ के मन में गहराई से उथल पुथल मचाने लगती है और वो हामी भरते हुए बोलती है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है लीलावती बहन। ठीक है, फिर इजाजत दीजिए। शादी बाराती की तैयारियां भी तो शुरू करनी है। फिर लीलावती के जाते ही बानी बोलती है। माँ, किस आधार पर आपने उनकी मांग को स्वीकार लिया? बाबूजी के गुजर जाने के बाद से हम इस गरीबी के दलदल में इस कदर धंस गए कि इस छप्पर की छत को पक्की छत में बदलने के पैसे तक ना जोड़ सके। तो दहेज की बड़ी रकम, सोना, बैंकेट और बुलेट, ये सब कहाँ से आएगा? बानी, तू भूल गई, तेरी माँ एक दर्जी है जिसके हाथों में कपड़े सिलने का इल्म है। माँ, आप दिन रात कपड़े सिलकर भी दहेज का इतना सब नहीं जोड़ सकेंगी। ये रिश्ता तोड़ दीजिए। बानी अपनी माँ तुलसी को शादी तोड़ने के लिए कहती है, मगर तुलसी इनकार कर देती है। गुजरते समय के साथ शादी का दिन बेहद करीब आ जाता है, मगर दहेज का बंदोबस्त नहीं हो पाता, जिसके बाद तुलसी अपना घर बेचने का मन बनाती है, जिसे सुनकर बानी रोते हुए बोलती है। माँ, मेरी शादी के लिए अगर आप ये घर भी बेच देंगी तो आप कहाँ रहेंगी? तो मैं क्या करूं? सभी रईसों का किवाड़ खटखटा कर देख लिया, कोई भी मुझे कर्ज देने को राजी नहीं। साथ ही सूदखोरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। फिर तेरी शादी को कुछ दिन है, ऐसे में घर बेचने के सिवा कौन सा राह बचा है? एकाएक बानी की आंखों के सामने अपने घर की बोली लगने की छवि छिटक पड़ती है और वो रोते बिलखते हुए जंगल के बीच खड़े एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसकी आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। तभी उस पेड़ के अंदर से एक सुंदर युवती उसके सामने प्रकट होती है, जिसके चेहरे पर एक बड़ा तेज चमक रहा था। चुप हो जाओ बानी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं माँ पार्वती की सेविका हूँ, जिसे माँ पार्वती ने पृथ्वी के इस पेड़ में बसेरा दिया है। पर तुम क्यों परेशान हो? मेरी माँ एक गरीब दर्जी है। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे अकेले ही पाला पोसा, और अब मेरी शादी के लिए वो घर बेच रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। बानी की परेशानी जानकर वो सेविका उसे जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल देते हुए कहती है। ये लो बानी, ये जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल है जो तुम्हें हूबहू अपने जैसे बहुतेरे लहंगा, चूड़ी और सैंडल देगा, जिसे बेचकर तुम अपनी शादी के पैसे जोड़ पाओगी और तुम्हें अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। बानी सेविका को शुक्रिया बोलकर जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल लेकर अपने घर चली जाती है। अरे बानी बेटी, ये लहंगा, चूड़ी और सैंडल तो बड़े ही सुंदर है। कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं माँ, बल्कि एक जादुई सेविका ने दिया है। बानी अपनी माँ को सारा वाक्या बताती है। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं। मेरे जादुई लहंगे, चूड़ी, सैंडल, जल्दी से अपना जादू दिखाओ। बानी के बोलते ही जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल के इर्द गिर्द एक सुनहरी रोशनी इठलाते हुए अपने अंदर से सुंदर सैंडल, चमचमाती चूड़ियां और बहुत सारे लहंगे की बौछार कर देती है। अब बाबा का बनाया ये घर हमसे नहीं छीनेगा माँ। इस जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से सब कुछ हो जाएगा। इस तरह बानी अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल की बदौलत मिले लहंगे, चूड़ी, सैंडल को बेचकर दहेज का सामान जोड़ लेती है, जिसके बाद बानी जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल को पहनकर 16 श्रृंगार से सज धज कर शादी के मंडप में आती है। सभी की नजर उसके लहंगे पर घिर जाती है और 7 फेरों के बंधन के साथ बानी लीलावती की बहू बनकर ससुराल आती है। अरे नई बहू,
तेरा ये महंगा लहंगा तो बड़ा लाजवाब लग रहा है और सैंडल और चूड़ी तो एकदम हीरे के जैसे चमक रहे हैं। इन्हें पहनने के बाद तेरा खूबसूरत चेहरा खिल उठा है। शुक्रिया माँ जी। फिर नई बहू गृह प्रवेश करती है। समय बीतता है। बानी को बहू बने कुछ ही दिन बीते थे कि एक शाम अक्षत रोते हुए घर लौटता है। क्या हुआ अक्षत, आप इतने परेशान क्यों हैं? ऑफिस में आग लग गई बानी। बहुत सारे वर्कर जलकर खाक में मिल गए। सब खत्म हो गया। अब ये घर बार बेचकर मृत लोगों का मुआवजा भरना होगा। हम सड़क पर आ गए। बेटे के बहते आंसू देखकर सास अपनी नई बहू को बदले हालातों का कसूरवार ठहराते हुए कहती है, बेड़ा गर्क हो इस नाशपिटी नई बहू का। इसके पांव पड़ते ही मेरा घर बर्बाद हो गया। अपने ससुराल के बिगड़े हालातों को देखकर नई बहू अपने जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल का राज अपने सास से बताती है। सासू माँ, अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है कि मुझ बहू के आ जाने से इस घर में बदहाली आई है, तो अब मैं अपने इस जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल से इसे बदलूंगी। ऐ मेरे जादुई चूड़ी सैंडल लहंगे, मुझे बहुतायत लहंगा, चूड़ी और सैंडल दो। नई बहू के ऐसा बोलते ही तीनों जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल के ऊपर एक सुनहरी तेजोमय रोशनी मंडराने लगती है और देखते ही देखते बहुत सारे लहंगे, चूड़ी, सैंडल की बौछार लग जाती है। अरे ये कैसा अलबेला लहंगा, चूड़ी और सैंडल है जो अपने अंदर से जादुई जेरॉक्स कॉपी करता है। माँ जी, यही इसका जादू है। अक्षत, तुम सरकार से मोहलत की मांग करो। बहुत जल्द हम सभी का मुआवजा पूरा करेंगे, मगर ये घर नहीं बिकेगा। इसके बाद दोनों सास बहू लहंगे, चूड़ी और सैंडल को बेचने निकल पड़ती हैं। सुंदर सुंदर लहंगे ले लो, सस्ते लहंगे ले लो। अरे नहीं बहू, ऐसे नहीं, ऐसे बुला। आओ आओ बहनों, आ गया बाजार में लखनऊ का महंगा लहंगा, सस्ते दाम में, जिसमें चूड़ी और ब्रांडेड सैंडल भी शामिल है। आ गया है बम्पर धमाका। लीलावती के बुलाहट सुनकर बहुत सारी लड़कियां भागती हुई वहां चली आती हैं और देखते ही देखते उनका लहंगा, चूड़ी और सैंडल बिक जाता है। ऐसे ही हर दिन जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल से खूब कमाई करने लगते हैं और बीतते वक्त के साथ उनके पुराने दिन फिर वापस आ जाते हैं, जिसके साथ सास का मन भी बदल जाता है। बानी बहू, मैंने बिना सोच विचार किए नियति का किया अपनी नई बहू के माथे मर दिया, मगर तूने अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से अपने ससुराल की नींव बिकने से बचाई। भगवान ने मेरा भाग्य बड़ा बलवान बनाया है, जो मुझे तुझ जैसी बहू की सास बनने का सौभाग्य मिला। दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी कि उनके दरवाजे पर एक आहट होती है। अरे कोई है, मेरी मदद करो। कहो बहन, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मुझ भिखारिन माँ की झोली में मदद का हाथ बढ़ाओ। 2 दिन बाद मेरी छोटी बेटी की शादी है। इतना मोल दे दो कि मंदिर में ही सही उसकी शादी हो सके, वरना मुझ भिखारिन की बेटी का घर बसते बसते रह जाएगा। उस भिखारिन की लाचारी देखकर बानी की आंखें डबडबा जाती है और वो कहती है, जरा ठहरिए अम्मा। फिर बानी अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से मदद मांगती है। हे मेरी जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल, मैं किसी गरीब की बेटी का घर बसने में हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। इस बार मुझे लहंगे, चूड़ी और सैंडल के साथ सोना भी चाहिए। नई बहू के इतना बोलते ही जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से वैसा ही जादुई ब्राइडल जोड़ा चूड़ी और सैंडल के साथ सोने के सिक्के खनकते हुए गिरने लगते हैं। ये लो अम्मा, तुम्हारी बेटी की शादी का लहंगा, चूड़ी और सैंडल हमारी ओर से भेंट, और ये सोने के सिक्के बेचकर अपनी बेटी का घर बसाओ। जुग जुग जियो बेटी। ये भिखारिन तुझे दिल से दुआ देती है, तेरे हाथों बहू तेरे गरीब की बेटियों का घर बसने पाए। ये बोलकर भिखारिन वहां से चली जाती है। बानी आज तक अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से बेसहारा लड़कियों का घर बसाने में बड़ा योगदान निभा रही है। देख पूर्वी, आज तेरी छोटी बहन निकिता को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और तू जानती है ना हम तेरी शादी से पहले निकिता की शादी क्यों कर रहे हैं। हाँ मौसी जी, मैं सब कुछ जानती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं किचन में ही रहूंगी और सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर पूर्वी रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ललिता मेहमानों के साथ बातें करने लगती है।
देखिए, हमारी निकिता बहुत सुंदर और सुशील है, आपको ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। अरे बहन जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपकी बेटी है कहाँ, जरा उसे बुलाइए तो सही। तभी निकिता चाय की ट्रे लेकर आती है और सबको चाय देती है। ये लो, आपने नाम लिया और मेरी बेटी आपके लिए चाय लेकर आ गई। ये देख लो, यही है मेरी बेटी। निकिता को देखकर शांता खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने पास बैठाती है और उससे कहती है, अरे अरे बेटा, यहाँ बैठो जरा, मैं थोड़ी तुमसे बात तो करूं। शांता निकिता से बातें करने लगती है, जिसके बाद शांता ललिता से कहती है, देखिए, मुझे आपकी बेटी तो पसंद है, लेकिन मेरे बेटे का भी लड़की को पसंद करना बहुत जरूरी है। क्या मेरा बेटा राहुल निकिता से थोड़ी देर अकेले में बात कर सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ बेटा, राहुल को अपना कमरा दिखा लाओ। क्या आप मुझे पहले वॉशरूम का रास्ता दिखा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। निकिता जैसे वॉशरूम में ले जाने लगती है, तभी राहुल की नजर रसोई की तरफ पड़ती है, जहां पूर्वी रसोई में खाना बना रही थी। राहुल उसे एक नजर देखकर देखता ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ निकिता राहुल से कह रही होती है, देखो, अभी तो मैंने तुम्हारे सामने साड़ी पहनी है, लेकिन मुझे ये साड़ी और सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे घूमने का बहुत शौक है, लेट नाइट पार्टी भी करती हूँ, तो मुझे इन सब चीजों में रोक भी नहीं चाहिए। और हाँ, जॉब करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे वीकेंड की छुट्टियों पर घुमाने नहीं लेकर जाओगे। अगर ये सारी चीजें मंजूर हैं, तो मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सब सुनने के बाद राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो निकिता का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने ले आता है। मैंने एक फैसला लिया है, मैं निकिता से शादी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, तू ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि मुझे निकिता से ज्यादा वो लड़की पसंद आई है जो रसोई में खाना बना रही है। राहुल की बातें सुनते ही ललिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो राहुल का रिश्ता पूर्वी के साथ होने से मना कर देता है और सभी मेहमानों को भेज देती है। सबके जाने के बाद ललिता पूर्वी के पास जाती है और उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। क्यों री? तुझे मैंने मना किया था ना कि तू किसी भी मेहमान के सामने नहीं आएगी, लेकिन तू अपनी हरकत से बाज नहीं आई। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ललिता उसे बहुत मारती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरे साथ यहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है। माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। माँ। पूर्वी अपनी माँ को याद कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी माँ सफेद साड़ी पहने उसके सामने प्रकट होती हैं। पूर्वी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारी मौसी तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। माया अपनी बेटी पूर्वी को एक बहुत सुंदर सैंडल देती है। जब भी तुम इन्हें पहनकर अपने लिए कुछ मांगोगी तो वह तुम्हें फौरन मिल जाएगा। पूर्वी अपनी माँ की दी हुई सैंडल पहनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसकी स्वर्गीय माँ वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं पूर्वी सैंडल पहनकर कहती है, जादुई सैंडल, मेरी मौसी ने मुझे खाना नहीं दिया, क्या तुम मुझे खाने के लिए खाना दे सकती हो? पूर्वी के इतना कहते ही उसके सामने कई प्रकार के अलग अलग पकवान प्रकट हो जाते हैं। इतना सारा खाना, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। पूर्वी तुरंत खाना खाने लगती है, जिसके बाद वो अपने कपड़े देखकर कहती है, अरे मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। जादुई सैंडल, क्या तुम अपने जादू से मुझे कोई प्यारी सी ड्रेस पहना सकती हो? पूर्वी के इतना कहते ही उसके फटे पुराने कपड़े अचानक से बहुत प्यारी ड्रेस में बदल जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है और आराम से सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वैसे ही पूर्वी की मौसी उसके नए कपड़े देखकर उससे कहती है, अरे पूर्वी, तेरे पास ये नए कपड़े कहाँ से आए? दरअसल माँ के संदूक में रखे हुए थे ये। मैंने सोचा रखे रखे बेकार हो जाएंगे, इसलिए पहन लेती हूँ। पूर्वी की ये बात ललिता को हजम नहीं होती और वो अपने मन ही मन सोचती है, मेरी बहन के पास इतने सुंदर कपड़े कहाँ से आए? और अगर होते तो वो तो पहले ही मैं निकाल लेती, फिर ये ड्रेस कहाँ से आई? एक तो ललिता पूर्वी की खूबसूरती से बहुत जलती थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी निकिता के अंदर बिल्कुल भी संस्कार नहीं थे, जिसके चलते उसका रिश्ता भी तय नहीं हो रहा था। एक दिन फिर से निकिता के लिए रिश्ता आता है, लेकिन लड़के वाले पूर्वी को पसंद करके चले जाते हैं, जिसके बाद ललिता पूर्वी को फिर से मारना पीटना शुरू कर देती है। तेरी वजह से आज फिर से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। आज तू मुझसे नहीं बचेगी।
ललिता फिर से बेचारी पूर्वी को उसकी बिना गलती पर ही मारने लगती है, जिसके चलते पूर्वी जोर जोर से रोने लगती है। मौसी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा कभी भी रिश्तेदारों के सामने नहीं आऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। अब मैं तेरे पैरों को तोड़ ही दूंगी ताकि तू किसी लायक ही ना बचे। ललिता छड़ी उठाकर पूर्वी के पैरों पर मारने लगती है, जिसके बाद बेचारी पूर्वी रोती रहती है। ललिता को फिर भी उसके ऊपर कोई तरस नहीं आता। तभी उसकी जादुई सैंडल में से उसकी माँ की आत्मा निकल कर आती है और ललिता की छड़ी को पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? इतने दिन से मेरी बेटी तेरे अत्याचार सहन कर रही थी, लेकिन अब नहीं। आज मैं तुम सबको अच्छा सबक सिखाऊंगी। माया की आत्मा छड़ी उठाकर ललिता को मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद पूर्वी अपनी स्वर्गीय माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ, ऐसा मत करो ना, इन्हें छोड़ दो। ये भी मेरी माँ जैसी हैं। आखिर ये आपकी बहन है और आपकी बहन मेरी माँ हुई। आप इनके ऊपर हाथ मत उठाइए ना। पूर्वी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ललिता को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम्हें पराई समझा, लेकिन तुम तो हमेशा से ही मुझे अपनी माँ समझती थी। दीदी, आज के बाद मैं पूर्वी के साथ कभी कोई अत्याचार नहीं करूंगी। मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। ललिता के ऐसा कहते ही माया की आत्मा वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद ललिता पूर्वी के साथ अच्छे से रहने लगती है। अब वो पूर्वी को बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार करने लगती है और सबसे पहले पूर्वी की शादी करवाती है। उसकी शादी के बाद वो अपनी बेटी निकिता को घर के तौर तरीके और संस्कार सिखाती है और उसकी भी शादी करके उसे उसके ससुराल भेज देती है। कुंजपुर गांव में रहने वाली 17 साल की सलोनी एक गरीब दर्जी थी, जो चंद पैसों में लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा भत्ता चलाती थी। अरे ओ सलोनी, अरे भीतर है क्या? हाँ चाची, आ जाओ। अरे परसों रोज मैंने तुम्हें जो ब्लाउज सिलने को दिया था वो पूरा हो गया क्या? हाँ चाची, वो तो मैंने सवेरे ही सिल दिया था और उसकी तुरपाई भी पूरी हो गई है। ये लीजिए। सलोनी रेवा का सिला हुआ ब्लाउज उसे थमा देती है। बदले में रेवा उसे 50 रुपए देती है, जिसे देखकर सलोनी दुखी स्वर में कहती है, ये क्या चाची, सिर्फ 50 रुपए? अरे तो क्या तुझे 500 रुपए दूं? मैंने ऐसा कब कहा? अगर चाची मेरी मजदूरी बराबर मेहनताना तो दे दीजिए। आपको पता है बाजार में एक ब्लाउज की सिलाई के लिए दर्जी 200 रुपए से एक दाम भी कम नहीं लेते। फिर आपका ब्लाउज अस्तर वाला था, ऊपर से गले की बारीक बनावट, इसे सिलने में मैंने पूरा दिन बिताया है। अरे तो क्या पूरे दिन के पैसे मुझसे ही वसूलेगी? देख सलोनी, ये देहात है, ये तेरे जैसे नत्थू गहरे दर्जियों की कमी नहीं है। 50 रुपए से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगी। सलोनी रेवा के मक्खर पने को जानती थी, इसलिए वह चुप हो गई। रेवा भी वहां से रुखसत हो गई। तभी उस गरीब दुखियारिन दर्जी की आंखें डबडबा जाती हैं और वह दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को निहारती हुई कहती है, माँ, आप क्यों मुझे अनाथ छोड़ गई? अगर मुझ बदनसीब बहन के कंधे पर भाई का भार ना होता तो मैं आपके पास चली आती। अभी सलोनी ऐसा कह रही थी कि देर दोपहर उसका नन्हा भाई रुपेश बस्ता टांगे भीतर आता है। जीजी, मैं घर आ गया। अपनी दर्जी बहन की भीगी आंख देखकर रुपेश उसका चेहरा पढ़कर कहता है, जीजी, आप रो रही थी ना? जीजी देखना, एक दिन आपका भाई बड़ा अफसर बनेगा और अपनी दर्जी बहन का नाम ऊंचा करके दिखाएगा। मेरे भाई, मुझे भरोसा है। अब चल खाना खा ले, जीजी ने आज खिचड़ी बनाई है। माता पिता का साया तो सलोनी के सर से सालों पहले ही छिन चुका था, जिस कारण सलोनी को बेहद कच्ची उम्र में अपने भाई के जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर उठाना पड़ा। उसने अपने हाथों के हुनर से दर्जी का काम शुरू तो किया, मगर गांवगन उस गरीब दर्जी बहन की दुखती रग से वाकिफ थे, इसलिए उसे कम दाम देकर बढ़ चढ़कर बनावट वाले कपड़े सिलवाते। समय बीतता जा रहा था, मगर सलोनी की आर्थिक स्थिति संवरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। एक रात वह सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी कि उसके हाथ रुक जाते हैं। दिन रात आंखें गड़ाकर मैं कपड़े सिल रही हूँ, मगर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हाल है। रुपेश अब बड़ी क्लास में प्रवेश पा चुका है, उसकी स्कूल फीस, घर के खर्चे, ये सब कैसे पूरा होगा? जी तोड़ मेहनत के बावजूद विशेष कमाई नहीं। ऐसा सोचते सोचते ही सलोनी ऊँघते हुए सिलाई मशीन पर सर रखकर सो जाती है। तभी उसे अपनी माँ ममता का स्वप्न दर्शन मिलता है। जागो सलोनी। माँ, आप? माँ, आपकी बेटी कांटों का जीवन जीते जीते उकता गई है। हालत ने मुझे दर्जी बना दिया, फिर भी दुख की बदरा
छटने की बजाय और ज्यादा गाढ़ी होती जा रही है। जानती हूँ बेटी, मेरी बात गौर से सुन। घर के भीतर तुझे एक छोटा सा दरवाजा दिखेगा, उसे खोलकर तू तहखाने में पहुंच जाएगी। वहाँ एक बक्सा है जिसके अंदर 3 जादुई लहंगे, सैंडल और चूड़ी मिलेंगी। उसे तू अपना रोजगार बना लेना। वह अपने अंदर से लहंगा, चूड़ी और सैंडल देंगी। इसी के साथ वह दर्जी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। सुबह की किरण फूट पड़ी है। माँ कहती थी कि पौ फटने के पहले किरण के साथ देखा सपना सच होता है। इतना बोलकर सलोनी झटपट से उसी तहखाने में पहुंचती है जहां उसे संदूक में लाल रंग का चमचमाता हुआ लहंगा चोली, लाल रंग का सुंदर सा सैंडल और लाल रंग की चूड़ी का बंडल मिलता है। माँ के कथन अनुसार यह 3 लहंगा, चूड़ी और सैंडल मिल तो गई, मगर ये जादुई है भी या नहीं, ये जानने के लिए इसे कुछ मांग कर देखना पड़ेगा। जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी, अगर तुम जादुई हो तो अपना पुख्ता प्रमाण मेरे सामने प्रकट करो। इसके बाद उस तीनों जादुई लहंगे, जादुई चूड़ी और सैंडल तेजों में सुनहरी किरण में घिर जाती है और उनमें इंसानी अक्ष कायम हो जाते हैं। जिसके बाद जादुई लाल लहंगा अपने भीतर से चमचमाते लहंगा चुन्नी और लाल चूड़ी अपने भीतर से चूड़ियों की बौछार लगा देती है। साथ ही जादुई सैंडल भी अपने अंदर से कई सारे लाल सैंडल निकालती है। ये तो सचमुच जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल है। अब इन्हें बेचकर मैं अपने और अपने भाई को गरीबी से उभार सकती हूँ। सलोनी उन सैंडल, लहंगा और चूड़ी को लेकर बाजार में बेचने पहुँच जाती है। आओ आओ लोगों, आ गया है सुंदर सुंदर लहंगा, एकदम सस्ते दाम में, साथ में चूड़ी भी है और सैंडल भी, केवल 1000 रुपए में। इतना कम दाम सुनकर दूर खड़ी जानवी नाम की एक लड़की कहती है, क्या सचमुच ये शादी का जोड़ा और ये सैंडल, चूड़ी सिर्फ 1000 में है? मगर बाकी दुकानदार तो केवल ऐसा ब्राइडल लहंगा 10,000 के पार बेच रहे हैं। फिर तुम इतना महंगा लहंगा सस्ते में क्यों बेच रही हो? अरे तो माम खाओ होने वाली दुल्हन, गुठलियां मत गिनो। कुछ ही देर में सलोनी के सारे लहंगे, चूड़ी और सैंडल बिक जाते हैं, जिसके बाद में उसे बहुतेरी कमाई हाथ लगती है। ऐसे ही हर दिन बीतता चला जाता है। सलोनी रोजाना अपने जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी की मदद से वैसा ही बहुतायत लहंगा, सैंडल और चूड़ी बाजार में बेचती है और बदले में खूब पैसे कमाती है। देखते ही देखते उस गरीब दर्जी बहन के घर से गरीबी के बादल छटने के साथ उसका जीवन पटरी पर आ जाता है। अब कई बरस बीत चुके। एक रोज सलोनी के मन में ख्याल आया, जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी के चलते मेरा जीवन तो गरीबी के गढ़ से बाहर निकल चुका है, मगर अभी भी जाने कितने ही घर घनघोर गरीबी से जूझ रहे हैं। अगर मैं उन गरीब बाप की बेटियों की शादी में लहंगा, चूड़ी और सैंडल देकर उनकी मदद करूं तो उनके पिता के कंधे कर्ज के बोझ के तले नहीं दबेंगे। मेरे जादुई लहंगे, सैंडल और चूड़ी मदद का हाथ बढ़ाओ ताकि मैं गरीब दुल्हनों की मदद कर सकूं। सलोनी के ऐसा कहते ही जादुई लाल लहंगे, सैंडल और चूड़ी के भीतर से खूब सारे लहंगे, चमचमाती चूड़ी और सुंदर सुंदर सैंडल की भरमार लग जाती है। उन्हें लेकर वह मंदिर की ओर बढ़ ही रही थी कि उसके कदम एक गरीब घर के बाहर रुक जाते हैं, जहां बिंदिया नाम की दुल्हन बेरंग साड़ी पहने मंदिर की ओर बढ़ रही थी। जरा ठहरो बहन, आज तुम्हारा ब्याह है क्या? हाँ बहन, मगर अमीर की मौत और गरीब की बेटी का ब्याह कहाँ पता चलता है। ऐसा ना कहो, ये मेरी तरफ से शादी का लहंगा, सैंडल और चूड़ी तोहफा ले लो और इसे पहनो, क्योंकि शादी सिर्फ एक बार होती है। इस तरह सलोनी गरीब बिंदिया को अपने हाथों से उस जादुई जोड़े, चूड़ी और सैंडल को पहनाकर उसे दुल्हन बनाती है। ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार रूपेश IAS बन जाता है। जीजी देखो, आपका भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब देखना, ये अफसर भाई अपनी दर्जी बहन की शादी में पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाएगा। अपने भाई की बात सुनकर सलोनी की पलकें भीग जाती हैं और रूपेश सलोनी की शादी के लिए एक सुलझे हुए परिवार से रिश्ता तय करता है। आंखों में सैकड़ों अरमान संजोए सलोनी जैसे ही अपने जादुई लाल लहंगे के जोड़े, चूड़ी और सैंडल को पहनती है, उसका तन तेजों में कंचन किरण से तर हो जाता है, जिसके बाद उसका मुंह 16 श्रृंगार से सजाकर आप रूपी निखर जाता है। ये कैसे हुआ? मेरे पास एक भी जेवर नहीं थे, फिर ये सोने के जेवर और मेरा रूप कैसे बदला? अचानक इसका ध्यान अपने जादुई लाल रंग के जोड़े पर घिरता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर पड़ा प्रश्न चिन्ह दूर हो जाता है और अंत में 7 फेरे के साथ सलोनी ब्याह के बंधन में बंधकर अपनी नई गृहस्थी में प्रवेश करती है।
भावना ने होश ही संभाला था कि उसके माता पिता दुनिया को अलविदा कह गए। ऐसे में उसके पिता के भाई भूपेश ने अनाथ भावना की देखरेख का जिम्मा उठाया, मगर उसकी चाची माया भावना से उखड़ी उखड़ी रहती थी। माया के 2 बच्चे थे, रॉकी और सोनिया। उसने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के साथ साथ खूब पढ़ाया लिखाया, मगर कच्ची उम्र की भावना के हाथों के कलम की जगह घर की जिम्मेदारी में उलझनों में डालकर उसकी हथेलियों पर करछी चमचे की चपत लगा दी। कई साल बीत गए। अरे ओ महारानी, आज की तारीख में मेरा नाश्ता मिलेगा या फिर माँ को बुलाना पड़ेगा? अरे गुस्सा क्यों करती हो मेरी प्यारी बहन? ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट, ब्रेड और ऑमलेट। बस करो अपने एहसान गिनवाना, और मुझसे नाता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, गवार कहीं की। हाँ। ये पहली बार नहीं था जब सोनिया ने भावना से टेढ़े मुंह बात की थी। भावना रोजाना इस बेइज्जती को सहती थी, कभी भाई से तो कभी बहन से। वह बेचारी बचपन से ही परिवार के प्यार को तरसती आ रही थी। भावना, भावना, अरे कहाँ है कमबख्त, जल्दी से यहाँ। जी चाची जी, आपने मुझे बुलाया? केवरी करम जली, कान क्या कचरे में फेंक आई है? एक बार में सुनती क्यों नहीं है? मेरे बेटे को कॉलेज जाना है, जल्दी से इसके शर्ट इस्त्री कर दे। जी चाची। भावना रॉकी का शर्ट इस्त्री करने में लग जाती है, तभी उसकी सौतेली बहन सोनिया उसे बुलाने लगती है। भावना, ओ भावना, जल्दी से यहाँ। सोनिया को गुस्से के गर्दिश में गड़जता देखकर बेचारी बहन दहशत में आकर स्त्री को शर्ट पर ही भूलकर भागती हुई कमरे से बाहर आती है। क्या बात है मेरी बहन, कुछ चाहिए क्या? गांव की गवार बातों में मेरा समय मत गवा। ये बता कि मेरी सैंडल कहाँ है, कब से ढूंढ रही हूँ। ओफ सोनिया, शायद तुमने देखा नहीं, सैंडल तो तुम्हारे आंखों के सामने ही रखी थी। वो तो मैंने कब की देख ली थी, मगर वो क्या है ना, मुझे तेरे जैसे गिरने की आदत नहीं। अब चलिए सैंडल मेरे पैरों में पहनाओ। बहन का बुरा रवैया भावना के मन को भेद देता है। तभी कमरे से रॉकी चिल्लाता है। माया का बेटा रॉकी जुल्म ज्यादती ढाने में उसकी जेरोक्स कॉपी है। वह भावना को देखकर हर बार नाक भौं सिकोड़ता था। अरे ओ नौकरानी, कहाँ मर रही है, जल्दी यहाँ। क्या हुआ रॉकी, तुम गुस्से में लाल पीले क्यों हुए बैठे हो? रॉकी गुस्से से दांत पीसते हुए छोटे बड़े दायरे को भूलकर भावना को जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी गूंज पूरे घर को घेर लेती है और भावना जमीन पर जा गिरती है। कितनी बार कहा है अपनी लिमिटेशन क्रॉस मत किया कर, जाहिल गवार, मेरी महंगी शर्ट जला दी तूने। रॉकी, अपनी बहन का भरोसा करो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बहन माय फुट, मेरी न सिर्फ एक बहन है सोनिया, तू मेरी सो कॉल्ड सौतेली बहन या फिर यूं कहूं बॉडम बहन है, जिसकी कीमत कचरे में बिकने वाले भंगार भर की भी नहीं, समझी न? आइंदा मेरे कमरे के आसपास भी भटकती दिखी ना तो भूत बना दूंगा। हर बार भाई बहन की जिल्लत सहने के बाद भी उस बहन की आंखों में बंधी आस की लौ बुझने का नाम ही नहीं ले रही। समय बीतता गया और माया के पास एक ऐसा रिश्ता पहुंचा जिनकी मांग में दूर दूर तक दान दहेज का नाम नहीं था। माया ने अपने स्वार्थ साधते हुए शारदा के बेटे राजीव से भावना की शादी कर दी। बहू बनकर आई भावना के मन में बड़ी बेचैनी उथल पुथल मचा रही थी। पता नहीं मेरे ननद और देवर के तेवर कैसे होंगे। ससुराल में स्नेह की आस लगाना बेकार है, क्योंकि जब मेरे सगे भाई बहन के लिए मैं एक नौकर और गवार के सिवा कभी कुछ न बन सकी, तो फिर देवर और ननद मेरे भाई बहन क्या ही बनेंगे। आजा बहू, तेरे ननद और देवर तुझसे मिलने को बेताब बैठे हैं। हेलो भाभी, मैं हूँ आपका देवर, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? नहीं दक्ष भैया, भाभी सिर्फ मेरी सहेली बनेंगी, समझे आप? आइए भाभी, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। अपने ननद और देवर का सुलझा स्वभाव भावना की आंखों में समा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे खुद के भाई बहन से मिले जिल्लत ने मन ही मन तोड़ कर रख दिया था। अगली सुबह भावना जल्दी जागकर जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो उसे रसोई घर से बर्तन बजने की आहट आती है। ये इतनी भोर सवेर रसोई में कौन है? अरे निम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी भाभी। मैंने तो सोचा था कि सारा काम करके आपको सरप्राइज दूंगी, मगर मुझे क्या पता है कि भाभी के सामने यूं मेरा भांडा फूट जाएगा। अपनी ननद की बचकानी बात सुनकर भावना जोर से हंस पड़ती है। अरे वाह भाभी, आपकी स्माइल तो बड़ी प्यारी है। पता है, जब आप मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है मानो चांद की चांदनी आपके चेहरे पर छिटक पड़ी हो।
अपनी ननद के मुंह से खुद की सराहना सुनकर भाभी के मन में खुशी के आंसू झिलमिला उठते हैं, क्योंकि अपने भाई बहन के लिए तो उसको उपाधि में गवार और नौकर का नाम मिला था। शुक्रिया मेरी प्यारी ननद। चलो अब मैं आ गई हूँ ना, तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। भाभी के रहते ननद काम करे, ये अच्छा थोड़ी ही लगता है। अरे ननद ना सही तो अपनी छोटी बहन समझ लो। अब मैं बर्तन मांज देती हूँ, आप नाश्ता बना दीजिए। अपनी ननद का मधुर स्वभाव भांपकर भावना मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया भगवान, मुझे बहन से बढ़कर ननद और भाई से बढ़कर देवर देने के लिए। आज तूने बरसों की खुशियां एक झटके में मेरी झोली में डाल दी। दिन ढलता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी दक्ष दफ्तर से घर में दस्तक देता है। भाभी आप कहाँ हैं? क्या बात है देवर जी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। कोई लॉटरी हाथ लग गई है क्या? नहीं मेरी प्यारी भाभी, मुझे मैनेजर की पोस्ट मिल गई। यू आर लकी फॉर मी। ये लीजिए, अपने देवर के इस नए पद की पहली मिठाई आप खाइए। अरे ये क्या देवर जी, पहले माँ जी को मिठाई खिलाइए फिर मुझे। माँ जी इस घर की बड़ी हैं। अरे बहू, उम्र से ये कोई छोटा बड़ा नहीं होता। खा ले अपने देवर के हाथों मिठाई, वरना ये जिद करता रहेगा। दक्ष अपनी भाभी को मिठाई खिलाता है। कुछ ही दिनों में भावना अपनी ननद देवर के साथ इस कदर घुल मिल गई कि उसकी दुनिया उसके ससुराल तक ही सिमट कर रह गई। भावना भाई बहन से बढ़कर मिले ननद देवर के लिए निश दिन भगवान का शुक्रिया अदा करती। शुक्रिया भगवान, मुझे स्वर्ग से सुंदर ससुराल देने के लिए, एक ऐसी ननद देने के लिए जो मेरे लिए बहन और सहेली दोनों है, और मेरे देवर जी की दोस्ती तो सगे भाई से बढ़कर है। दिन बीतते हैं और कुछ ही महीने में बहू का जन्मदिन आता है। तभी रात के 12 बजते ही दक्ष और निम्मी और शारदा बहू के कमरे में आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी। निम्मी, दक्ष, तुम मेरा जन्मदिन कैसे जानते हो? मैंने तो तुम्हारे सामने कभी जिक्र भी नहीं किया। भाभी जरूरी नहीं, हर चीज पूछकर पता चले। दरअसल मैंने और दक्ष भैया ने बड़े ही छानबीन के बाद पता लगाया कि आज आपका जन्मदिन है। जल्दी जल्दी में ज्यादा अरेंजमेंट नहीं हो सका, बस इतना ही हुआ। अरे पगली, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों के साथ बिताया हर दिन मेरे लिए जन्मदिन के जैसा होता है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मैं तुम दोनों की भाभी बनी हूँ। मेरी हर छोटी बड़ी परेशानी को कहने से पहले तुम भाप जाते हो। निम्मी का मेरे बहन के जैसे काम में हाथ बटाना और दक्ष जैसे मिले देवर में मुझे दुगना मान दिया, जिसके लिए मैं मायके में हमेशा मोहताज रही। भाभी की पलके भीगता देखकर दोनों ननद देवर बात को बदलते हुए बोलते हैं। ओफो भाभी, हमने इतनी मेहनत से आपके लिए बर्थडे केक बनाया है और आप मायके की बात लिए बैठे हैं। केक काटिए। भावना आंसू पोंछ लेती है, जिसके बाद सारा ससुराल साथ मिलकर बहू का बर्थडे मनाते हैं। कड़वा कथन है, मगर कभी कभी खून के रिश्तों का मोल दिल से बंधे रिश्तों की डोर के आगे फीका पड़ जाता है। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। आधी रात के समय एक सुनसान सड़क पर एक हीटर जल रहा होता है। तभी उस सड़क से एक आदमी गुजर रहा होता है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। इतनी ठंड की वजह से तो मेरी हालत बुरी हो चुकी है। काश कि थोड़ी बहुत गर्माहट मिल जाए। जैसे जैसे कैलाश आगे बढ़ता जाता है, उसकी नजर एक हीटर के ऊपर पड़ती है जो अपने आप जल रहा होता है। अरे वाह, इतनी रात के समय ही हीटर कैसे चल रहा है? लेकिन इसका तो कहीं पर तार भी नहीं है। उसकी गर्माहट को देखकर कैलाश थोड़ी देर उसके पास ही बैठ जाता है, जिसके बाद वह अपने आप से कहता है, अरे वाह, क्या बात है, कितना सुकून मिल रहा है इस गर्माहट के साथ। लेकिन मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आ रही कि बिना तार के ये हीटर चल कैसे रहा है। कहीं ये हीटर ऑटोमेटिक तो नहीं है? कैलाश उस हीटर के आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे उसका तार कहीं भी नजर नहीं आता। जिसके बाद कैलाश के मन में हीटर को लेकर लालच आने लगता है। अरे वाह, एकदम ऑटोमेटिकली हीटर है। अगर इसे घर में ले गया तो बेबी भी खुश हो जाएगी और ठंड से भी छुटकारा मिल जाएगा। कैलाश जैसे ही उस हीटर को उठाने वाला होता है, तभी उसके अंदर से एक बहुत भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे चुड़ैल, चुड़ैल, मैंने तुझे नहीं छुआ। मैं तो इस हीटर को उठाने वाला था। ये हीटर मेरा है। अगर कोई मेरे हीटर के सामने आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल कैलाश को मार देती है और वापस से हीटर के अंदर घुस जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोगों को कैलाश की लाश उस रास्ते पर नजर आती है, लेकिन वहां पर
हीटर नहीं होता। हे भगवान, जरा देखो तो सही, बेचारे को कितनी बेरहमी से मारा लगता है किसी ने इसको जलाकर मारा है। इसका शरीर देखो किस तरह जल भुन गया है, मारने वाले ने जरा भी रहम नहीं किया। ऐसे ही और भी लोगों की जान जा चुकी है। आखिर ये सब कर कौन रहा है? हमें उस कातिल को ढूंढना होगा, नहीं तो ऐसे पता नहीं और कितने लोग मारे जाएंगे। ऐसे ही गांव में कई बार लोगों की लाश मिल चुकी थी। गांव के किसी भी व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया है। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। चंद्रपुर के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी, सरोजनी नाम की। वो अपनी सास केसरी के साथ रहती थी। सरोजनी बहुत नादान और भोली थी, लेकिन केसरी को अपनी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह अपने बेटे रोहित की शादी एक अमीर घराने में करना चाहती थी, लेकिन केसरी के पति विनोद ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके बेटे की शादी बेचारी गरीब सरोजनी से कर दी। सर्दियों का समय चल रहा था। एक दिन सरोजनी रसोई में बर्तन धोने के बाद हीटर पर हाथ सेकने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड है! इतनी ठंड को इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हाँ, लगा ले ठंड का बहाना ताकि तुझे हीटर सेकने को मिल जाए। अरे ये हीटर क्या तेरे बाप ने यहाँ पर ला कर रखा है? माँ जी, अभी बर्तन धोकर आई थी, मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह सुन्न हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर हीटर पर हाथ सेक लूं। अरे अगर इस तरह हीटर जलाती रहेगी तो बिजली का बिल कितना आएगा? तेरे पिताजी यहाँ पर बिजली का बिल भरने नहीं आएंगे। सरोजनी अपनी सास की डांट सुनकर हीटर बंद कर देती है और बाकी के काम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ केसरी अपने कमरे में अपने मन ही मन सोचने लगती है, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये ऐसे नहीं मानेगी। अगर इसे मार दूंगी तो मुझे मेरे बेटे के लिए दूसरी बहू लाने में आसानी हो जाएगी। अब इसे मारने का कोई ना कोई तो प्लान सोचना ही होगा। केसरी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे हीटर का ख्याल आता है। क्यों ना मैं अपने हीटर से ही इसको जान से मार दूं। ऐसा सोचकर केसरी हीटर के वायर में छेड़छाड़ कर देती है, जिसके बाद बेचारी सरोजनी रात के समय सारे काम खत्म करने के बाद बर्तन धोने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है! एक काम करती हूँ, फटाफट बर्तन धोकर हीटर में हाथ सेक लूंगी। लेकिन माँ जी से छुप कर, कहीं मुझे हीटर के पास जाना होगा। सरोजनी फटाफट बर्तन धोकर हीटर के पास जाती है, जिसके बाद वह जैसे ही स्विच ऑन करती है उसे एक जोरदार झटका लगता है और वह बिजली के करंट से वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज से रोहित भागता हुआ उसके पास आता है और किसी तरह लकड़ी के डंडे से स्विच को ऑफ कर देता है। हे भगवान, ये क्या? सरोजनी को तो सांस ही नहीं आ रही। विनोद सरोजनी की नस पकड़कर चेक करता है, जिसके बाद विनोद अफसोस करते हुए कहता है, बेटा अपने आप को संभालो, सरोजनी अब इस दुनिया में नहीं रही। बिजली के करंट से मौत होने के कारण लोगों को यह एक हादसा लगता है, लेकिन ये साजिश केसरी की थी। इसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। रोहित और विनोद दोनों मिलकर सरोजनी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन बेचारी सरोजनी की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह भयानक चुड़ैल बन जाती है। माँ जी ने मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रची और मुझे जान से मार दिया। अब मैं माँ जी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल रात के समय केसरी के पास जाती है और कहती है, तूने मुझे मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देखते ही केसरी की हवा टाइट हो जाती है और वह कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मुझे मारने के बाद तुझे पछतावा हो रहा है? अरे जो तूने मेरे साथ किया अब मैं तेरे साथ करूंगी। सरोजनी की चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और वह उसका गला घोंटकर मार देती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल की आत्मा हीटर में घुस जाती है और वह हीटर लोगों की जान का कारण बन जाता है। वो एक बहुत भयानक चुड़ैल है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसे गांव में बुलाना होगा। तांत्रिक बाबा, हमारी मदद करो, पता नहीं कौन है जो लोगों को मारता जा रहा है, आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके पता लगाता है। तो तांत्रिक बाबा, इंतजार किस बात का है? आप हमारी मदद करो और उस चुड़ैल को यहाँ से बुलाओ और उससे हमारा पीछा छुड़वाओ। तांत्रिक गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह गांव पहुंचकर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है और एक मंत्र का जाप करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। तांत्रिक के मंत्रों के द्वारा उसके सामने चुड़ैल का हीटर प्रकट होता है, जिसके अंदर से चुड़ैल निकल कर आती है। क्यों तांत्रिक, तूने इन लोगों की मदद क्यों कर रहा है? अगर तू इनकी मदद करेगा तो मैं तुझे भी मार दूंगी। चुड़ैल,
तू अपनी मौत का बदला तो ले चुकी है, अब इन लोगों का पीछा छोड़ और यहाँ से चली जा। तांत्रिक, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है तू कर ले। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह चुड़ैल और उसके हीटर के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उस दिन के बाद से गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।